नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो बिहार रेंज ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसमें क्या है ना कि जो फॉरेस्ट रिलेटेड डेटा है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं, बट चांसेस हैं कि बिहार के जो फॉरेस्ट हैं या बिहार में जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है ये, या फिर ये इंडिया के लेवल पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉरेस्ट वाले एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे कि ACF का एग्ज़ाम है तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। IFOs के एग्ज़ामिनेशन है तो इसमें फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन या फॉरेस्ट का जो भी टाइप्स है ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो चांसेस यही है कि इस वाले एग्ज़ामिनेशन में भी किया जाएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे, तो उस हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो हमारा ISFR जो रिलीज़ होता है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अभी BPSC एग्जामिनेशन के लिए बहुत लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर बिहार का भी ऐसे ही फॉरेस्ट, बिहार के जो डेटा थे उसमें वो सब भी आप लोगों ने किया होगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। वो हो गया। प्लस NCERT में भी कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसे क्लास 12 की बायोलॉजी बुक में कुछ फॉरेस्ट रिलेटेड टॉपिक्स हैं, फॉरेस्ट के कुछ एक्ट्स हैं, तो वो सब भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो वो सब हम कर लेंगे। बाकी तो हिंदी वाले चीज़ों को आपको पता ही है कि क्वालिफाई करना है, और बाकी सारी सब कुछ सेम रहेंगी, जैसे करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन सब वही रहेगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, अभी के वीडियो में हम लोग देख लेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो पता होना चाहिए था हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आप देख रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली रिलीज्ड बाइनियल इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट होता है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये 2 साल में एक बार रिलीज़ होता है। तो जैसे कि ये 2019 में हुआ, तो पिछला हुआ होगा 2017 में, और अगला होगा 2021 में, ठीक है। 2-2 साल पे ये एक बार रिलीज़ होता है। उसके बाद देख लेते हैं कि IFSR होता क्या है। तो इसको कौन पब्लिश करता है, इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। ये 2 साल में एक बार रिलीज़ होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। 1987 में इसकी पहली बार शुरुआत की गई थी, और अभी तक 16 बार असेसमेंट हो चुका है, ठीक है। 2019 वाला जो असेसमेंट था, ये जो रिपोर्ट था, ये 16th रिपोर्ट था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना, ये कौन सा संस्करण था, ये कौन सा एडिशन था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 16th रिपोर्ट है। फिर कुछ की फाइंडिंग्स देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये आएगा ना कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है या ट्री कवर है, या कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, या कहाँ सबसे कम डिक्रीज़ हुआ, ऐसे, ठीक है। तो इस चीज़ को कर लेते हैं, जल्दी से कर लेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने की ज़रूरत है। तो एरिया वाइज अगर हम बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन कंट्री। तो सबसे ज़्यादा, अगर हम लोग 2019 के डेटा के हिसाब से अगर देखते हैं, तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर हो जाएगा। फिर अरुणाचल प्रदेश, जो कि एनी स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। फिर इधर से वापस से आ जाएंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ठीक है। MACOM आपको मैकॉम करके याद रखना है, या मध्य प्रदेश का MP याद कर सकते हैं, MPOCOM, ऐसे याद करेंगे तो ध्यान रहेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, उसके बाद एनी चले जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर उड़ीसा हो जाएगा, फिर M से महाराष्ट्र, ठीक है। ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात हो रही थी। अब परसेंटेज वाइज अगर हम देखते हैं, जोग्राफिकल एरिया का मतलब उस स्टेट का जो जोग्राफिकल एरिया, उसमें कितना फॉरेस्ट कवर होता है, उस हिसाब से हम टॉप 5 स्टेट्स को देख लेते हैं। तो मिज़ोरम का जो 85.41% ऑफ ये जो एरिया है वो कवर्ड है फॉरेस्ट से। तो इसी तरह से देख लेते हैं, मिजोरम के बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। तो यहाँ पे पांचों स्टेट जो हैं ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ही हैं। और आप देख रहे हैं मिजोरम में 85.41% है, फिर अरुणाचल प्रदेश में 79.63 है, फिर 76.33 है, फिर मणिपुर में 75.46 है, फिर नागालैंड में 73.1% है। ये 731% नहीं है, इसको, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे एनी स्टेट हो गया सारा, मिज़ो, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। अब देख लेते हैं शेयर क्या। तो इंडिया का फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, इंक्रीज़ ही होना चाहिए। और अभी इंक्रीज़ हुआ है 2017 से कितना परसेंट, बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ हुआ है,
0.56% ही इंक्रीज़ हुआ, और इसको अगर एरिया के टर्म में देखें तो 3976 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 3976 किलोमीटर। फॉर द सेकेंड सक्सेसिव टाइम सिंस 2007 SFR रिकॉर्डेड अ गेन इन डेंस फॉरेस्ट। तो डेंस फॉरेस्ट ऐसे तो इतना डीपली नहीं पूछना चाहिए, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो डेंस फॉरेस्ट है उसमें भी इंक्रीज़ ही हुआ है, और ये हुआ है 1275 स्क्वायर किलोमीटर का। और फिर दिस इंक्लूड्स वेरी डेंस फॉरेस्ट विथ कैनोपी डेंसिटी ऑफ ओवर 70% एंड moderately dense forest with a canopy density of 40 to 70%। तो इसमें ये जो है ना, कैनोपी की जो डेंसिटी की बात कर रही है, तो जब डिफाइन करते हैं ना कि वेरी डेंस फॉरेस्ट किसको कहेंगे, तो ऐसा डेंस फॉरेस्ट जिसमें कैनोपी की जो डेंसिटी है, मतलब वो जो एरिया कवर करता है, शेड जो कवर करता है, तो वो 70% अगर होगा तो वेरी डेंस हो जाएगा। अगर 40 से 70% होता है तो ये मॉडरेटली डेंस होगा फॉरेस्ट, ठीक है। अराउंड 2140 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ डेंस फॉरेस्ट बिकेम नॉन फॉरेस्ट सिंस 2017। डेंस फॉरेस्ट कैन डिटोरियोरेट into open forest but conversion to non forest signifies the total destruction। तो ये बोल रहे हैं ना कि वेरी डेंस फॉरेस्ट से थोड़ा सा कैनोपी डेंसिटी अगर कम हुआ तो हम आ जाएंगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में। और ये जब कैनोपी डेंसिटी अगर 10 to 40% हो जाता है तो ओपन फॉरेस्ट कहलाता है, लेकिन नॉन फॉरेस्ट का मतलब इसका टोटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर since 2017 plantation with high canopy density have added 2441 square kilometer to dense forest category। तो ये सब थोड़ा ही वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग वो देख लेते हैं। वहाँ पे हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ इंडियाज 7.12 लाख स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर 52,000 स्क्वायर किलोमीटर इज़ प्लांटेशन। तो प्लांट कवर अगर पूछता है अलग से तो 52,000 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। दिस मीन्स दैट इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट नेचुरल फॉरेस्ट इन डाइवर्सिटी और ecological services of nearly 728,500 square kilometer recorded forest area, around 2,15,000 square kilometer recorded no forest cover in SFR। नो फॉरेस्ट कवर तो नहीं पूछेगा, ये एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉरेस्ट लैंड रफली कंबाइंड ऑफ एरिया ऑफ तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल होल्ड्स नो फॉरेस्ट, ठीक है। तो अगर फॉरेस्ट लैंड अगर कंबाइन कर दें तमिलनाडु का और वेस्ट बंगाल का, तो यहाँ पे नो फॉरेस्ट था, ठीक है, ये रिपोर्ट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंग्रोव का कवर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे भी मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट जो एग्जामिनेशन है, मैंग्रोव हो गया, कोरल रीफ हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये सब भी देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देख लेते हैं अभी टोटल मैंग्रोव कवर जो हमारे कंट्री का है वो है 4,975 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये इंक्रीज़ कितना हुआ है, तो पिछले बार जो 2017 था उससे 54 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़त हासिल करनी है। और जो हाईएस्ट इंक्रीज़ हुआ है कहाँ कहाँ हुआ है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा में, ठीक है। गुजरात महाराष्ट्र एक साइड में, और इधर ईस्टर्न साइड के साइड आपको मिल जाएगा उड़ीसा, तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ। फिर बैम्बू के बारे में देख लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ बैम्बू बियरिंग एरिया ऑफ कंट्री हैज़ बीन एस्टिमेटेड 16 मिलियन हेक्टेयर। देयर इज इंक्रीज ऑफ 0.32 मिलियन हेक्टेयर इन बैम्बू बियरिंग एरिया एज कम्पेयर टू। तो इसमें भी बैम्बू का भी एरिया जो है वो इंक्रीज़ ही हुआ है अंडर द करेंट असेसमेंट। कार्बन टोटल कार्बन स्टॉक इन द कंट्री फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड अराउंड 7,100 million tons। There is increase of 42.6 million tons in carbon stock of the country as compared to। तो कार्बन स्टॉक में भी हमारा कंट्री में जो है कार्बन की स्टॉकिंग वो भी बढ़ी ही है, और ये 42.6 मिलियन टन बढ़ा है। द एनुअल इंक्रीज इन कार्बन स्टॉक इज़ 21.3 मिलियन टन विच इज़ 78.2 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन इक्विवेलेंट। तो ये इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। जो फॉरेस्ट कवर था, जो हम लोगों ने फॉरेस्ट कवर देखा, फिर इंक्रीज़ देखा, और मैंग्रोव कवर, ये सब इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो देख लेंगे,
और फिर बिहार के जो फॉरेस्ट टाइप्स हैं वो देख लेंगे, और इंडिया के जो फॉरेस्ट टाइप्स हैं वो देख लेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करके देख लेंगे। और उसके बाद अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या रिवीजन करना है इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको लगता है बेनिफिशियल होगा किसी के लिए तो उसको शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।